लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज थमेगा प्रचार। 102 लोकसभा सीटों पर आज प्रचार का आखिरी दिन। 19 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग। रामलला के ललाट का भगवान भास्कर ने किया तिलक। देश दुनिया में दिखा अद्भुत नजारा। सूर्यदेव की किरण सुसज्जित करती हुई पहुंची। रामनवमी पर सीएम योगी का नवरात्र अनुष्ठान पूरा। सीएम योगी ने किया हवन पूजन। कन्याओं के पैर धोकर अपने हाथों से कराया भोजन। गाजियाबाद में अखिलेश का बीजेपी पर जमकर निशाना। बोले डबल इंजन की सरकार में होर्डिंग पर बस एक चेहरा, सिर्फ वोट नहीं डालना, बूथ की रक्षा भी करनी है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ी उगाही की स्कीम। चुनाव जीते तो बदलेंगे यूपी में गरीब महिलाओं की तकदीर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। संजय सिंह बोले राम राज्य की परिकल्पना को जमीन पर करेंगे साकार। आतिशी ने भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को जमकर घेरा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देश की बात की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ में। अयोध्या से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर भव्य दिव्य मंदिर में आज वो नजारा देखा है जिसका बरसों से इंतजार हो रहा था, जिसे दुनिया ने आज पहली बार देखा है। और आज अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य की किरणों को पहले अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए अलग अलग एंगल में डाइवर्ट किया गया। इसके बाद पीतल के पाइपों के जरिए किरणें आगे बढ़ते हुए लेंस के जरिए सीधा रामलला के ललाट पर पड़ी। पीपल की पाइपों में शार्क कम होता है, इसीलिए इस धातु का इस्तेमाल किया गया। दोपहर 12 बजते ही 5 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ी। सूर्य तिलक के लिए सूर्य की किरणों से सूर्य तिलक का नजारा भी अद्भुत रहा है। रामनवमी के दिन अयोध्या के राम मंदिर से लेकर देश दुनिया में दूसरे माध्यमों से नजारा देखकर करोड़ों भक्त भाव विभोर हो गए। वहीं अयोध्या में इस घटना को देखने के लिए 100 से अधिक जगहों पर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध होते हुए नजर आए। और आज देश भर में धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया गया है। इस बार की रामनवमी बहुत विशेष है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद रामलला की ये पहली रामनवमी है। इस दौरान रामलला की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंत्रोच्चारण के साथ रामलला का सूर्याभिषेक भी हुआ। इस मौके पर राम मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया। इस मौके पर राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए सुबह 3:30 बजे खोल दिए गए और कहा जा रहा है कि रात 11 बजे तक भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग गई। दोपहर 12:16 के लगभग प्रभु राम का सूर्य तिलक हुआ। बुधवार को रामनवमी के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और यहाँ की फिजा भक्तिमय है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। तैयारी है, भव्य तैयारी है, अच्छी प्रकार सजा हुआ मंदिर है और उसको देख करके लोग भक्तजन बहुत ही प्रसन्न हैं। और साथ ही साथ उनका अभिषेक शुरू है और उसके साथ जो सूर्य का किरण भी उनके लीलार पर दिखाई देगा। ये सारे अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं और इसको देख करके लोग प्रसन्न हो रहे हैं। इस साल जनवरी में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में पहला रामनवमी उत्सव है। इस खास मौके पर मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत बदली, मतलब पहले गलियां भी छोटी थी, रोड भी अच्छा नहीं था, लेकिन अभी देखा तो पूरा चेंज हो गया है। मतलब अयोध्या एज जो विश्व का केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र, तो वो सचमुच लग रहा है। अभी तो आधा ही डेवलप हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अब बहुत भीड़ है, अब बहुत सुंदर रामलला के दर्शन हुए, उनका अभिषेक हो रहा था और हमने खूब दर्शन किया। 2 बार घूम घूम के दर्शन किया। प्रसाद मिला हमको, देसी घी के लड्डू मिले और मिश्री मिली और बहुत अच्छी यहाँ भीड़ उमड़ी है। बहुत अच्छा लगा हमको। रामनवमी भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के तौर पर मनाई जाती है।
तीर्थ नगरी के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री राम और हनुमान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर आज जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी मुद्दों की बात नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपne को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। और गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया कर देगी। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन है। वर्तमान सरकार मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं करती है। एनडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया। यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे, नैतिकता का बुलबुला था, वो भी टूट गया। लखनऊ में पुलिस की बर्बरता देखने को मिली है, जहां पर एक युवक को अगवा कर पुलिसकर्मी पीएससी के बैरक में ले जाकर न सिर्फ जमकर पीटते हैं बल्कि सार्वजनिक अपमानित करने के बाद उसके बाद भी काट देते हैं। और लखनऊ में वारदात दलदला देने वाली थी। मामला तूल पकड़ा तो अफसरों की फटकार के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में पुलिस की बर्बरता का जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है, जहां एक युवक को मामूली से विवाद के बाद पुलिसकर्मी उसे जबरन उठा ले गए और पीएसए की बैरक में ले जाकर
रात भर जमकर पिटाई की। यही नहीं, यातनाएं देने के बाद युवक के बाल तक काट दिए। दरअसल लखनऊ कैंट स्थित सदर इलाके में रहने वाला फैज हाल ही के दिनों में मैसूर में ईद के त्योहार पर लखनऊ घर आया था। फैज शनिवार को अपने दोस्त राज के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन के पास खाना खाने गया था। तभी सादी वर्दी में घूम रहे सिपाहियों से उसका कंधा टकराने को लेकर विवाद हो गया। तैश में आए सिपाहियों ने जबरन फैज को उठाकर पीएसी 35 बटालियन के क्वार्टर ले आए और फैज के कपड़े उतारकर उसे जमकर मारा पीटा। यही नहीं, वहां मौजूद अन्य 15 सिपाहियों ने उन आरोपी सिपाहियों का साथ दिया। फैज के मुताबिक सार्वजनिक बैरक में बेइज्जत कर उसके बाद बाल भी काट दिए और बाद में कुकरैल बंधे पर छोड़ दिया। महानगर इलाके में स्थित पीएसी परिसर में हुई इस घटना का पता अफसरों को चला तो फैज की शिकायत पर सिपाही विशाल चौहान, विशांत राणा समेत 15 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई। फैज के मुताबिक वो मैसूर के एक रेस क्लब में है और घुड़सवार यानी जॉकी है। घटना के बाद से फैज काफी सहमा है। मैं पूड़ी खा के रिटर्न हो रहा था घर खाते, तो मैं ओवर ब्रिज पार कर रहा था, वहाँ पे थोड़ी टक्कर हुई। ठीक है, गाली गलौच होने लगी तो ये आपको मारते हुए कह रहे थे मैं पुलिस में हूँ। ये अपने साथी को फ़ोन कर दिया, वहाँ से 3-4 लोग आ गए। ठीक है, तो पुल से उतार के हमको गाड़ी की तरफ ले गए अपने, वहाँ पे गाड़ी पे बैठाया। जब मैं ज़्यादा चिल्लाने लगा तो ये बोल रहे थे सबसे पुलिस में हूँ, इसलिए ये हमको यहाँ उठा के लिया। ये पीएसी ग्राउंड में। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी मारे, यहाँ मार पीट लिए। उसके बाद हमको मोबाइल छीन लिए थे, मेरा पैसे छीन लिए थे। तो फिर हमको यहाँ छोड़ने जा रहे थे, तो वहाँ पे लग बाई चांस मेरी सिस्टर दिख गई, तो मैं आवाज़ दे के उनको बुलाया कि हमको बचा लो, बहुत मार रहे हैं यहाँ, बहुत लड़के लोग। कौन थे, कौन किसने मारा, कौन लोग थे वो? लड़के बहुत थे, शक्ल भी नहीं पहचान पा रहे थे, अंधियाला भी था उस टाइम पे बहुत। अच्छा, मारने पीटने के साथ आप और क्या किया था? और कुछ नहीं, छेड़छाड़ कर रहे थे, कुछ कपड़ा उपड़ा फाड़ रहे थे, वहाँ जूता उतार लेना था, बेल्ट खोल देना था। फैज की बहन के मुताबिक जिन सिपाहियों ने फैज का अपहरण कर उसे बर्बरता से 35वें पीएसी परिसर में ले जाकर पीटा था, वो फैज को रात में अकेला छोड़कर भागने की फिराक में थे, जिसमें से एक भागने में कामयाब रहा जबकि दूसरा पकड़ में आ गया। रात का 1 बज रहा था, तो हम जो है सोने जा रहे थे, मुंह वॉश कर रहे थे। अचानक से मेरे पास फ़ोन बजा 1:08 पे। 1 मिनट 12 सेकंड मेरी बात हुई, कॉल आई। कॉल आने के बाद बोला हेलो तू कौन बोल रही है? तो मुझे लगा कि मेरे भाई का शायद एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा सही बताइए आप कौन बोल रहे हैं, मैं हॉल रही परेशान हो रही, आप बताइए तो आप बोल कौन है? कहने लगे तू बोल कौन रही है ये बता। मैंने कहा मेरे भाई का फ़ोन है, मैं उसकी सिस्टर बोल रही हूँ, आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं? कहने लगे कि मैं पुलिस लाइन से बोल रहा हूँ, तेरे भाई को फ़ोन चोरी करते हुए पकड़ा गया। मैंने बोला इतना बड़ा इल्ज़ाम न लगाइए, मेरा भाई चोरी नहीं करता। उसने कहा तू ज़्यादा मत बोल मेरे से। इतना कह के फ़ोन उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। जब स्विच ऑफ कर लिया तो मैं अचानक जल्दी से नकाब ओढ़ी, मैं दोनों बहनें, हम और खुशबू दोनों बहनें जो है ढूंढने के लिए निकले। कोई ऐसा चौकी, कोई ऐसा थाना नहीं रहा। मैं महानगर थाने पर गई, मैंने वहाँ पर अपने भाई को चेक करा, मेरा भाई नहीं। वहाँ पर एक कांस्टेबल थी, उन्होंने 6-7 जगह पुलिस लाइन में सब जगह कॉल करके पूछा फैज़ नाम के लड़के को पकड़ा है, फैज़ नाम के लड़के को पकड़ा, कहीं भी मेरा भाई नहीं मिला। मैंने 1090 पे, हजरतगंज, सदर कैंट, भीकमपुर, निशादगंज चौकी, महानगर थाना, पानी टिकनिक, लेक राज, कोई ऐसी चौकी थाना नहीं रहा जहाँ मैंने अपने भाई को नहीं ढूंढा। जब हम लोग चेक करने के लिए बस जा ही रहे थे, 1090 का पुल क्रॉस करा, सीधा जो नया पुल बना है, एक भीकमपुर रास्ता कटा है और एक नगर निगम, और जो नया पुल जो सीधा गया है वो नया पुल से हम लोग सीधे जा ही रहे थे। बस यूँ मुड़े, अचानक से मेरे भाई ने हम लोगों को देखा और इतनी कस के आवाज़ दिया कि हमको बचा लो, ये लोग मार डालेंगे। बस वहाँ पर जाकर हमने अपने भाई को पकड़ा, उसे पकड़ा। पुलिस की माने तो इन दिनों सिपाही मेरठ जनपद में तैनात है और दोनों ही 2023 बैच के सिपाही हैं। दोनों सिपाही स्पोर्ट्स कोटे के लिए पीएसी 35 में अटैच किए गए हैं। मामले में सिपाहियों के खिलाफ मेरठ पुलिस को 35 पीएसी कमांडेंट की तरफ से रिपोर्ट भेज दी गई है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 13 अप्रैल 2024 रात्रि लगभग 11:30 बजे की घटना के संबंध में फैज पुत्र मोहम्मद रईस द्वारा थाना महानगर में एक तहरीर उपलब्ध कराई गई। इनके द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्ति विशांत राणा व विशाल चौहान के साथ मारपीट
व झगड़े की घटना चारबाग स्टेशन के पास उनके साथ हुई। तदोपरांत 35 बटालियन पीएसी के बैरक में इन दोनों व्यक्तियों व 10-15 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनके साथ मारपीट की गई व बाल काटे गए। इसके संबंध में सुसंगत धाराओं में तत्काल थाना महानगर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों व्यक्ति विशांत राणा व विशाल चौहान, ये दोनों 2023 बैच के सिपाही कांस्टेबल हैं जो कि जनपद मेरठ में वर्तमान में तैनात हैं। ये 35 बटालियन पीएसी में स्पोर्ट्स हेतु अटैच किए गए थे। इस पूरे प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित। पुलिस की बर्बरता से क्षुब्ध परिजनों का आरोप है कि बवाली पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ने सिर्फ शांति भंग की कार्रवाई की। ऐसे में परिवार ने पुलिस अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। के न्यूज इंडिया से लखनऊ के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर गोरखपुर से है, जहां पर वांशिक नवरात्र का अनुष्ठान पूर्ण करने और रामनवमी पर श्री रामोत्सव को मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम पश्चिमी जिलों का चुनावी दौरा करने के बाद गोरखपुर मंदिर पहुंचे। बुधवार की शाम गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार हवन कर मां भगवती के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना की। इसके बाद 9 कन्याओं का विधि विधान से पूजन कर नवरात्र अधिष्ठान को पूर्ण किया। कन्या पूजन के दौरान 9 कुमारी कन्याओं का पांव पखारे और उन्होंने अपने हाथ से भोजन कराया। इसके बाद दक्षिणा व उपहार देकर उनकी विदाई की है। कन्या पूजन के दौरान उन्होंने एक बटुक भैरव की भी पूजा की। नवरात्र अनुष्ठान की पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्री राम जन्मोत्सव भी मनाया है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली जहां पर नवरात्र अधिष्ठान हवन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया और इस हवन पूजन के बाद में नन्ही मुन्नी कन्याओं के पैर धोकर उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें भोजन भी कराया है। विशेष कन्या पूज का आयोजन भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। हवन कर मां भगवती की आराधना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और असम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की। इस दौरान नालबाड़ी की सभा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि कहा कि मुझे अयोध्या में रामलला की सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपने दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉली शर्मा ने के न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भाजपा के उम्मीदवार अतुल गर्ग गाजियाबाद के सबसे बड़े भूमाफिया हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि वो भूमि उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। सबसे पहले अपने उम्मीदवार की जांच कर ले, उन्होंने कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। अपनी जीत के प्रति डॉली शर्मा पूरी तरह से आश्वस्त नजर आई है। देखिए, मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के होटल कोसांबी में रेजिडेंस में, जहाँ पर अभी कुछ देर बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता संबोधित करेंगे। और आप देख पाएंगे सामने मंच सजा हुआ है, जहाँ इसी मंच पर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी आएंगे और प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही नेता मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, आपकी बेटी चुनाव मैदान में, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल आप देखते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है
वो पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की लहर है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा और आप पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के द्वारा जो ये गठबंधन का सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में एक जोरदार लहर गठबंधन के लिए चल रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। समाजवादी पार्टी से राकेश यादव जी हमारे साथ है। सर, किस तरह देखते हैं आप इस समय जो गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं, गाजियाबाद की सीट को कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल आपको लगता है? जो सरकार है और सरकार के लोगों को भ्रम है कि गाजियाबाद से हम इतिहास बनाते हैं और गाजियाबाद ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला, रिकॉर्ड मतों से जिताने वाला, सांसद भेजने वाला एक जगह है। लेकिन अब की बार गठबंधन के प्रत्याशी सारे कार्यकर्ता मिलकर, समाजवादी, कांग्रेस, आप और तृणमूल कांग्रेस, तमाम कार्यकर्ता मिलकर अब की बार इनका ये तिलस्म तोड़ने का काम करने जा रहे हैं। अब की बार गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा जी भारी मतों से जीतने जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड बनाने का सपना है वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। जी, हमारे साथ और भी लोग। सर, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बीच जो शुरुआत से ही जिस तरह से जो विवाद है, उम्मीदवार को लेकर विवाद है, उसका कितना लाभ इंडिया गठबंधन को मिल पाएगा? ऐसा है, वो उनका अपना मामला है भारतीय जनता पार्टी का। इंडिया गठबंधन अब के बहुत ही मजबूत चुनाव लड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे और गाजियाबाद सीट भी डॉली शर्मा जीत रही है और भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की जीत के दावे किए जाते हैं। राकेश जी, एक सवाल और छोटा सा उठता है। जिस तरह से गाजियाबाद की सीट को भाजपा की सीट कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से विवाद चलने लगातार भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर्कलह है और ऐसे में इंडिया गठबंधन, क्योंकि जिस तरह से इस समय पर एक बड़ा सवाल है कि जयंत चौधरी साहब गठबंधन को छोड़कर गए हैं, क्या महसूस करते हैं आप, क्या कहेंगे इसको? देखिए, जनता का मूड, गाजियाबाद की जनता का मूड जो है अब गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का हो, चाहे जयंत जाए चाहे और कोई चला जाए। अब की बार इतिहास बदलने वाला है। गठबंधन के प्रत्याशी डॉली शर्मा भारी मतों से जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी वालों का सपना चकनाचूर होगा। जी, तो ये थे हमारे साथ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार गाजियाबाद से इंडिया गठबंधन की जो टीम है, जो प्रत्याशी हैं वो जीतने वाले हैं और तमाम जो लोग हैं उन लोगों से जो जिस तरह से जो उम्मीद है, अब देखना होगा कि जब यहाँ पर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी आएंगे और प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे तो उनका किस तरह से वो क्या विचार रखेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी का परिणाम घोषित हो चुका है। यूपीएससी परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद कई घरों में खुशी की लहर है। रेवाड़ी के हितेश शर्मा ने भी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाई है। उन्होंने 436वीं रैंक हासिल की। बेटे की सफलता पर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिचित और रिश्तेदार बधाई देने पहुंचने लगे। हितेश शर्मा के पिता देशराज शर्मा ने अपने बेटे के इस मुकाम को हासिल करने पर खुशी जाहिर की और कहा कि जीवन का एक लक्ष्य आज पूरा हुआ है। आज जो भी संभव हुआ है वो हितेश की मेहनत की बदौलत हुआ है। हितेश की मां राधा और उनकी बहन मोनिका ने भी भाई की इस कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। मेरा नाम हितेश शर्मा है। मैं धारवाड़ा में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम देशराज शर्मा है और मेरे माताजी का नाम राधा शर्मा है। मेरी एक बड़ी बहन है जिनका नाम मोनिका शर्मा है। एजुकेशन वाइज मैंने बीटेक किया है NIT कुरुक्षेत्र से और उसके बाद मैंने 1 साल शुक्ला यूनिवर्सिटी से यंग इंडिया फेलोशिप किया। उसके बाद मैंने 1.5 साल UGC में बतौर यंग प्रोफेशनल की तरह काम भी किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे काम रहते हुए मुझे लगा कि आई थिंक मुझे UPSC की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके लगभग मैं लास्ट के 3 सालों से UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, 3rd मीन्स था बट फर्स्ट इंटरव्यू था। तो पहले इंटरव्यू का आउटकम किस अभी क्या रैंक आई है? मेरी 436 रैंक आई है। हाँ जी। इस तरीके से आपने स्टडी की, इसके बाद स्टडीज़ का यही है क्योंकि 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, प्री, मीन्स और इंटरव्यू। और प्री और मीन्स, हालांकि तीनों जो स्टेजेस है काफ़ी हद तक लिंक है ही।
जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है वो भी कहीं ना कहीं या तो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है, आपके बैकग्राउंड से, या फिर कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा हुआ है उन सब। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। जीवन का एक लक्ष्य जो था, जो तपस्या जो थी, इस बच्चे की मेहनत जो आज सफल हुई है, उससे बहुत खुशी मिल रही है। किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? खुद आप एक टीचर हैं। जब ये यूजीसी में नौकरी करते थे तो इनके दिल में आया कि क्यों ना मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। तो सर्विस कर रहे थे, मैंने इनको कहा कि यदि सर्विस करनी है तो नौकरी को रिजाइन कर, और उन्होंने रिजाइन करके पूरा डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी शुरू की। और उस तैयारी को लेकर के मेरा काम तो सिर्फ इतना था कि शाम को रोजाना पूछ लेना भाई क्या रिक्वायरमेंट आपकी। और खबर गुरदासपुर से है, जहां पर आम आदमी पार्टी हाईकमान ने विधायक अमन शेर सिंह शहरी कलसी को जिला गुरदासपुर से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद हल्के डेरा बाबा नानक में जगजीत सिंह कालो चेयरमैन मार्केट कमेटी डेरा बाबा नानक के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और खुशी है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ढोल बजाते हुए खुशी का इजहार करते हुए मार्केट कमेटी से डेरा बाबा नानक महाराजा रणजीत सिंह चौक तक पैदल मार्च निकाला गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने ढोल और भांगड़ा करते हुए आम आदमी पार्टी के नारे लगाए। जिंदाबाद और शैली कलसी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कलसी की लोकसभा गुरदासपुर से टिकट मिलने पर चेयरमैन जगजीत सिंह कोहली का मुंह मीठा करवाकर खुशी का इजहार किया है। चेयरमैन साहब साढ़े वालों सब तो पहला बताया कि जो लोगों को उम्मीद पे लोकल उम्मीदवार मिल गया, की कहना चाहांगे? बड़े चिरां तो साडे लोकां दी वलंटियरां दी ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਰਕਰੀ ਕਰਕੇ इलेक्शन जीत के जी पार्टी हाईकमान की झोली पावांगे। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1944 में हुए अग्निकांड में शहीद अग्निवीरों को समर्पित अग्निशमन विभाग के निदेशकों के निर्देशानुसार आज राजपुरा के विभिन्न स्कूलों व फैक्ट्रियों में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें केबी इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी सॉल्यूशन के सहयोग से राजपुरा फायर डिपार्टमेंट ने आज हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी और निजी स्कूलों में आग की घटनाओं और उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है, जिसका नेतृत्व राजपुरा फायर विभाग के अफसर गुरप्रीत सिंह ने किया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए फायर सब ऑफिसर अमरप्रीत सिंह ने कहा कि 1944 में मुंबई में हुए अग्निकांड में शहीद अग्निवीरों को समर्पित साल में एक बार सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड में अभियान चलाया गया, साथ ही विभिन्न स्कूलों में घरों में सिलेंडर में आग लगने पर किस तरह बचाव किया जा रहा है उसके बारे में भी स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया है। राजपुरा साढ़े 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर असी हर साल कभी डायरैक्टर साहब के दिशा अनुसार उन्होंने 14 तो लैके 20 जी डेट है अप्रैल तक फायर डे वीक मनाया जाता है। ये उन्होंने सपुर्द किया सारा। पहला हॉस्पिटल भी जाके आए, ड्रिल करके आए, उन बच्चे स्कूल भी दस रहे हैं। डे बाई डे असी सारे किते जाके आवांगे। टाइम लिमिट नहीं है, 14 तो 20 अप्रैल तक असी सारे एजुकेट करांगे, इहदे बारे सारे जागरूक करांगे। गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। दोपहर में लोगों ने धूप में निकलना कम कर दिया है। चिलचिलाती धूप से जहां आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं वन्य प्राणियों के लिए भी ये मौसम काफी परेशानी भरा साबित होता है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बढ़ते तापमान से वन्य प्राणियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बढ़ती गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश में इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ प्रशासन ने बाड़ों के अंदर कूलर, फव्वारे और स्प्रिंकलर लगवाए हैं, जिससे जानवर गर्मी से दूर रहें। इस चिड़ियाघर में कई तरह के जानवर हैं। गर्मी के दौरान सरीसृपों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मेन फोकस हमको लोगों को करना पड़ता है, उसमें रेप्टाइल्स मेनली होते हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देने की पड़े, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होने के कारण अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते।
तो इसलिए इनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रखना पड़ता है, और क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन न करने के कारण हम लोगों को इस तरह की व्यवस्था करना पड़ती है। इसमें स्नैक हाउस के अलावा हमारे जो टॉर्टाइज के लिए इस तरह की व्यवस्था करना पड़ती है। सभी जानवरों की अच्छी देखभाल करने के लिए चिड़ियाघर के अधिकारी उनके मिजाज के मुताबिक उन्हें आबो हवा मुहैया करवा रहे हैं। एनिमल्स को पेड़ में तो रखना ही रखना, लेकिन साथ ही साथ उनको एक फेमिलियर एटमॉस्फेयर देना, क्योंकि जब एनिमल छोटे से एनक्लोजर में जब रहते हैं वो, तो एक थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल जरूर उनके ऊपर माउंट होता है, और जब एनिमल में अगर स्ट्रेस लेवल रहेगा तो वो किसी हालत में ब्रीड नहीं करेगा। तो ये सब इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने उनको एनक्लोजर के अंदर एंडिशमेंट प्रॉपर तरीके से, जिस तरह का हैबिटेट किसी पर्टिकुलर एनिमल को चाहिए रहता है उसी तरह का हैबिटेट हम लोगों ने उनको डेवलप करके दिया है। जानवर गर्मी से बचे रहें, उसके लिए उन्हें रोजाना विटामिन युक्त लिक्विड डाइट दी जा रही है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है मुरैना से, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जहां जौहरा पुराने बस स्टैंड पर थाने के पास व्यापारी के घर पर गोलियां चलने की घटना सामने आई। जौहरा के हनुमान चौराहे के पास टेरर टैक्स की मांग को लेकर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। प्रॉपर्टी डीलर से 2 लाख रुपए मांगे, नहीं दिए गए तो बदमाशों ने दुकान पर फायरिंग कर दी। जौहरा में 2 लाख रुपए का टेरर टैक्स नहीं देना भारी पड़ गया और बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर रामप्रकाश जिंदल समेत दुकान समेत बिट्टू इलेक्ट्रॉनिक्स पर मंगलवार की रात 8:30 बजे 8 राउंड फायर कर दिए, जिससे आसपास के बाजार में दहशत फैल गई। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉली शर्मा ने के न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के उम्मीदवार अतुल गर्ग गाजियाबाद के सबसे बड़े भूमाफिया हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि वो भूमि उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। सबसे पहले अपने उम्मीदवार की जांच कर ले, उन्होंने कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। अपनी जीत के प्रति डॉली शर्मा पूरी तरह से आश्वस्त नजर आई हैं। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूं गाजियाबाद और अभी कुछ समय पहले ही राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की थी। मेरे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से उम्मीदवार डॉली शर्मा जी, जो इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं। डॉली जी, सबसे पहले आपका स्वागत है के न्यूज पर। थैंक यू। डॉली जी, क्या कहेंगे कि कांग्रेस ने आपको एक बार फिर से मौका दिया है? हाँ, कांग्रेस ने मुझे मौका दिया है, मैं खुश हूँ। मेरी पार्टी ने अपना विश्वास मुझ पर जताया है। डॉली जी, जिस तरह से अभी जो चुनाव चल रहा है, लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं, 26 तारीख को वोटिंग होनी है, आप किस तरह चुनाव को देखते हैं? अभी चुनाव में आप कहाँ मौजूद हैं? अपने हम जीतने जा रहे हैं। कितने वोटों से लगभग? काफी मार्जिन से। लेकिन जो भाजपा है वो कहती है कि 10 लाख से प्लस में वो जीत रहे हैं, तो आप ऐसे में किस तरह से इनको मतलब कहेंगे, क्या कहेंगे उसको लेकर? गाजियाबाद की जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार वो परेशान हो चुके हैं 15 साल के इनके कुशासन से, जहाँ महिलाओं की बात नहीं होती, जहाँ अस्पताल की बात नहीं होती, जहाँ स्कूल कॉलेज की बात नहीं होती, जहाँ सड़कों की बात नहीं होती, मेट्रो विस्तार की बात नहीं होती, जहाँ पानी की बात नहीं होती। जनता आखिर कब तक एक नेता के नाम पर वोट दे? जनता अब बदलाव चाहती है। गाजियाबाद की जनता बदलाव की ओर अग्रसर है। डॉली जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनाव की हम बात कर रहे हैं, चुनाव चल रहा है और गठबंधन और भाजपा के बीच में चुनाव है, तो जो अन्य दल हैं आपके, जो घटक जो सहयोगी दल हैं, उनका कितना सहयोग आपको मिल रहा है? बहुत सहयोग मिल रहा है। मेरे बराबर में राजदेवी जी समाजवादी पार्टी से बैठी हैं, ये महिला आयोग की चेयरमैन रही हैं। मुझे सबका सहयोग मिल रहा है। मेरे बड़े के रूप में राजदेवी जी यहाँ बैठी हैं। इससे बड़े सहयोग की बात क्या होगी? आम आदमी पार्टी के भाई मेरे साथ बैठे हैं, तो लगातार मुझे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबका सहयोग मिल रहा है। सभी सहयोग का मिल रहा है। लेकिन आपके, अगर हम बात करते हैं मुद्दों की, आपके मुद्दे, अपने मुद्दे क्या होंगे गाजियाबाद की जनता के लिए? देखिए, सड़कें, पानी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इसके अलावा लाइट, महिला सुरक्षा, मेट्रो के विस्तार, पानी दिलाना, ये मेरे मुद्दे हैं। आज राहुल जी और अखिलेश जी गाजियाबाद आए, तो किस तरह का संदेश, आप किस तरह उनके संदेश को किस तरह देखते हैं? देखिए, राहुल जी और अखिलेश जी
अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए हैं। उन्हें पता चल रहा है कि गाजियाबाद की हम सीट जीतने वाले हैं, तो वो गाजियाबाद की सीट से गाजीपुर तक संदेश दे के गए हैं। डोली जी, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं अतुल गर्ग जी, वो पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में और अब 5 विधानसभाओं की जिम्मेदारी उनके ऊपर, क्या कहोगे? वो वही व्यक्ति है ना, जब कोरोना में गाजियाबाद के लोग मर रहे थे उनको अकेला छोड़ गए। वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों को सांसों के लिए तरसा दिया, शमशान घाट पर टोकन बंटवा दिए। वो वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कुत्तों को लाशें खाते देखा और रामनामी चादर उतरते देखा। तो वो एक फेल विधायक हैं, फेल स्वास्थ्य मंत्री रहे। वो एक भूमाफिया है जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, धौलाना और पिलखवा के किसानों की ज़मीन पर कब्जा करते हैं। जनता उनको अपने जनप्रतिनिधि के रूप में देखना नहीं चाहती। डोली जी, आपने एक बड़ी बात की है, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं कि वो भूमाफिया हैं, तमाम तरह के आपने भूमाफियाओं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं वो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वो ऐसे जो लोग हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते। आखिर क्या भाजपा जो है अपने इस उम्मीदवार की इस पहचान को, यानी कि जो भूमाफिया वाला कार्य आज तक नहीं देखती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है? योगी जी से मेरी विनती है कि इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वो भूमाफियाओं के खिलाफ हैं तो अतुल गर्ग जी पे कार्रवाई करें। मेरी विनती है, आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार डॉली शर्मा जी, जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उन पर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि हालांकि अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और उनका दावा है कि इस बार गाजियाबाद की जो सीट है वो संगठन के जो इंडिया गठबंधन है वो जीत रही है। जयवीर माविक, के न्यूज़, गाजियाबाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्योति बलका के समर्थन में कुचामन सिटी में रोड शो किया है। रोड शो में नवा, कुचामन के साथ ही डीडवाना, मकराना और परबतसर विधानसभा क्षेत्रों की जनता पहुंची है। सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो कुचामन महाविद्यालय से शुरू हुआ तो विभिन्न मार्गों से होते हुए विनायक कॉम्प्लेक्स पर समाप्त हुआ। वहीं अन्य वाहनों में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद थे और कई स्थानों पर लोगों ने जेसीबी से फूलों की बारिश की। वहीं कई जगहों पर छतों से भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया है। बुलंदशहर से खबर है, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के बिगड़े बोल। महेश शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गौतम बुद्ध नगर सीट से प्रत्याशी है महेश शर्मा। खुर्जा का वायरल वीडियो बताया जाता है, तो वायरल वीडियो खुर्जा का बताया जाता है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर सीट के बाद और खुर्जा का बताया जाता है ये वायरल वीडियो। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के बिगड़े बोल सामने आए हैं। खिला के भेजना और उनसे ये पूछ लेना तो भाई तुम ये बता दो कि अगर मैं तुझे वोट दे दूं तो क्या भला करेगा तू मेरा? तू बिरादरी की बात कर रहा है ना। कल एक वीडियो वायरल हुआ, अपने को दे दो अपने को। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। बात मैं कहना चाहता हूं, खिला के भेजना और उनसे ये पूछ लेना तो भाई तुम ये बताओ। और अगली खबर आपको कानपुर से बताते हैं। इस बीच कानपुर से एक अहम खबर आपको हम बता दें। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ओवरलोड होने की वजह से लोडर पलटा है, तो ओवरलोडिंग के चलते एक लोडर पलट गया। कानपुर से खबर, और क्षमता से अधिक लोग लोडर में सवार थे। कानपुर से खबर सामने आई है, ओवरलोडिंग के चलते एक लोडर पलटा। महिला समेत 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। तो महिला समेत 3 लोगों के मौत की खबर कानपुर से सामने आई है। ओवरलोडिंग के चलते लोडर पलटा है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन तिवारी जुड़ चुके हैं। अमन, ओवरलोडिंग के चलते एक लोडर पलट गया, 3 लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है।
जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि एक फैमिली जो है करीब 40 से 45 लोग 2 लोडर में सवार होकर फतेहपुर के हटगांव गांव से कानपुर के लिए निकले और बारा देवी जो है जवारे लेकर जा रहे थे। लेकिन सनगवा के पास पहुंचते ही लोडर जो है भारी होने की वजह से लोडर अनियंत्रित होकर पलटा है और जिसमें महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग अभी तक घायल है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। काशीराम अस्पताल में कई लोगों का इलाज चल रहा है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें कानपुर के हैलेट अस्पताल भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन ओवरलोडिंग को लेकर जिस तरीके से लगातार ट्रैफिक पुलिस भी एक्टिव रहती है और ऐसे वाहनों पर नजर रहती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं जो ढील दी जाती है, जो छूट दी जाती है, उसके चलते ही घटती है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि चकेरी और घाटापुर में बीते साल जो है ऐसी घटनाएं हुई थी कि ज्यादा लोग सवार होने की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी। अनियंत्रित होकर लोडर वहां पर भी पलटा था। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश थे कि ओवरलोडिंग नहीं होगी, बावजूद उसके इस तरह की घटनाएं जो है सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है वो इस पूरी घटना का जिम्मेदार माना जा रहा है। जी शुक्रिया अमन आपका अधिक जानकारी के लिए। तो कई लोगों के यहाँ पर घायल होने की भी बात सामने आई है। महिलाओं से भरा लोडर पलट गया है जिसमें 3 लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, फतेहपुर से कानपुर बारा देवी मंदिर के लोग थे और ये ओवरलोडिंग के चलते लोडर पलटने की बात सामने आई है। करीब 40 से ज्यादा लोग यहाँ पर सवार थे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर कानपुर से आपको हम बताते हैं, जहां पर श्री राम की शोभा यात्रा लेकर भक्त निकले हैं। मसवानपुर से निकली भव्य शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में पहुंचे राम भक्त। भगवान के रूप में बच्चे झांकी में शामिल हुए हैं। तो भगवान का स्वरूप लिए बच्चे भी झांकी में शामिल हुए। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। और हजारों की संख्या में राम भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो हजारों की संख्या में पहुंचे राम भक्त। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मसवानपुर से निकली थी भव्य शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में राम भक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। शोभा यात्रा में बहुत उत्साह है और ये हर साल उत्साह होता है। फिलहाल ये हम योगी सरकार के आने के बाद ये देखा है कि उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये हमारी रामलीला यात्रा हम लोग बचपन में देखते आ रहे हैं। बड़े पूर्ण रूप से सही सावधान अपने जाते हैं हम लोग अपने निवास पे, जहाँ हम लोग का मंदिर है रामलीला निवास, वहाँ जाते हैं। वहाँ अपना होके ताजी वापसी हो जाती है हम लोग की। बहुत अच्छा होता है, मतलब कोई गंदगी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से, कोई अपना सब कुछ। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मुस्लिम पक्ष है जो अच्छे से रहे, तो हम भी अच्छे से हैं। बस यही है और कुछ नहीं कहना है। लखनऊ से खबर है, जहां ठगी करने वाले सोना कारीगर को गिरफ्तार किया गया है। सराफा व्यवसायी से 320 ग्राम सोने की ठगी हुई थी और चौक पुलिस ने मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से सोना और नकदी बरामद की गई है और शाहजहांपुर के A1 गोल्ड के मालिक को बेचा था सोना। पुलिस ने A1 गोल्ड के मालिक को भी आरोपी बनाया है। अनिल कुमार माणी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चौक पुलिस को लेकर ये बड़ी जानकारी। आरोपियों के पास से सोना और नकदी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अनिल कुमार माणी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। नवंबर 2023 में ये सराफा व्यवसायी हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला। इन्होंने थाना चौक पर सूचना दी थी कि 2 व्यक्ति हैं, अंकित मल्होत्रा और आदर्श श्रीवास्तव। इन्होंने इनको सोना दिया था, उन्होंने जेवर बनाने के लिए कमीशन पर, परंतु जेवर बनाकर वापस नहीं किए और धोखाधड़ी से वो सोना लेकर फरार हो गए। इस पे पुलिस कमिश्नर लखनऊ महोदय ने हम लोगों को आदेशित किया कि इस घटना का अनावरण किया जाए। बड़ी घटना है। इसके लिए ACP चौक राजकुमार सिंह के नेतृत्व में
इंस्पेक्टर चौक नाकेश उपाध्याय और चौकी प्रभारी चौक निरीक्षक पंकज यादव की टीम गठित की गई। क्योंकि इसमें साइबर का भी एंगल इन्वॉल्व हो गया था, इसलिए साइबर टीम को भी, जिले के जो कमिश्नरेट की साइबर टीम है उसको भी इन्वॉल्व किया गया। इन लोगों ने साथ संकलन करते हुए कल लगभग 7 बजे रात में पक्के पुल से दोनों अभियुक्त। चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले बिजनौर सीट पर विजय पताका फहराने के लिए बसपा सुप्रीमो ने नुमाइश मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिजनौर से पार्टी प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मंत्र दिया। बसपा सुप्रीमो ने दलित, मुस्लिम सहित सर्व समाज के लोग बसपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। वहीं बसपा प्रत्याशी ने भी जनसभा को सफल बनाने और भारी भीड़ जुटाने पर जनता का आभार प्रकट किया। ऐलान करके गई है और बीएसपी प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी के लिए भी बड़ा समर्थन जुटाने की बात कही है। दलित समाज को भी साधा है, मुस्लिमों की बात हो चाहे जाटों की बात हो, बड़ा जो ऐलान है आज मायावती यहाँ से करके गई है बिजनौर की धरा से। क्या लग रहा है आगामी जो 3 दिन बाद मतदान होना है, किस तरीके से वोटर मतदान करने वाले हैं? पूरा वोटर, पूरा सर समाज अब इकट्ठा हो चुका है। जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर राजनीति करते थे, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब जो भी सर समाज की बात करेगा उसकी सरकार बनेगी। जैसा आपने देखा बहन कुमारी मायावती जी ने आज स्पष्ट कर दिया, जाट, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, किसान सब एक साथ है, सबका विकास होगा और सभी का आशीर्वाद और सहयोग बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। बड़ा जन समर्थन जो है रैली में पहुंचा था, बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा था, चारों तरफ एक ही नाम विजेंद्र सिंह हो रहा था। तो क्या ऐसी वजह रही कि तमाम जो लोग थे वो विजेंद्र सिंह को याद कर रहे थे? मेरे परिवार के लोग हैं, मैं परिवार का लाडला हूं, तो सारे परिवार के लोग इकट्ठा हुए और मुझे आशीर्वाद देके चले गए। 19 तारीख को क्या होने वाला है? 19 तारीख को रिजल्ट बताएगा, जो ऑफिशियल डेटा पे आता है। रिजल्ट तो पहले आ चुका है, अब तो महाजीत की तैयारी है। और जो ये जश्न चल रहा ये 4 जून तक लगातार ऐसे ही चलता रहेगा और 4 जून को ईद और दिवाली पूरा बिजनौर लोकसभा एक साथ मनाएगा। बड़ा दावा भी आप कर रहे हैं कि 13 लाख वोट एक तरफ पड़ रहे हैं और जो 4 लाख बाकी है वो भी आने वाले हैं। देखिए हकीकत है, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, सब लोग एक साथ हैं। अब तो सब गंगा जी में नहा रहे हैं और सब शुद्ध होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। क्या वो हम जो अपील है वो करेंगे बिजनौर लोकसभा की जो जनता है, मतदाता है? मैं सब अपने परिवार के सभी सदस्यों से जो बिजनौर लोकसभा में रहते हैं सभी से आग्रह करता हूं कि खाना बाद में खाना, पानी बाद में पीना, सबसे पहले हाथी का बटन दबाना और अपने इस लाडले को जल्द से जल्द बटन दबाकर दिल्ली भेजना, ताकि मैं अपने परिवार की आवाज़ देश के सर्वोच्च सदन में उठा सकूँ। अंतिम सवाल, मायावती क्या मूल मंत्र दे के गई है विजेंद्र सिंह को? बहन कुमारी मायावती जी ने अपना जो आशीर्वाद दिया है, क्योंकि ये जो उनकी कर्म भूमि थी, सबसे पहले वो यहाँ से ही सांसद बनी थी, और जो उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया, जो उन्होंने अपना मेरे ऊपर भरोसा जताया है, उस भरोसे को मैं पूरे जीवन में मरते दम तक कभी कम नहीं करूँगा और इस सीट को जिताकर उनके हाथ मजबूत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। ये थे विजेंद्र चौधरी, बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी है और बड़ा दावा कर रहे हैं कि मायावती जी के जो हाथ है वो यहाँ से सांसद बनने के बाद मजबूत करने का काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, बिजनौर। और देश के अंदर लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में लोकसभा नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जाती है। भाजपा कांग्रेस स्टार प्रचारक लाकर जनता को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी क्रम में मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष दर्ज राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने काशीपुर में जनसभा की, जिसमें मुसलमानों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराया है और नरेंद्र मोदी की गारंटी को अहम बातें बताई हैं। रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने जो मुसलमान वोट बैंक हासिल किया, हम ये कहने आए हैं पूरे देश में जो 10 सालों में गरीब कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, सबसे ज़्यादा गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिला है। और फिर मोदी जी ने 5 साल की गारंटी ली है कि गरीबी को समाप्त करेंगे,
गरीबों को उनका अधिकार देंगे। जो महिलाएं जो हमारी थी, मुस्लिम महिलाएं, जिनको आज़ादी के बाद कभी उनके अधिकार नहीं मिले, वो मोदी जी ने दिए 3 तलाक का। सभाओं में अपनी पूरी ताकत झोंकती है। मंगलौर कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कलीम अंसारी के निवास पर जनसभा आयोजित की और इस जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन भी पहुंचे और भाजपा पर जमकर बरसे हैं। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने केवल देश की जनता को ठगने का काम किया है। वोट करिए, अपने लिए वोट करिए, अपने बच्चों के, अपने परिवार के भविष्य के लिए वोट करिए, अपने विकास के लिए वोट करिए, इस महंगाई के खिलाफ वोट करिए, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ वोट करिए, जो बढ़ता हुआ वैमनस्य है इसके खिलाफ वोट करिए। और निश्चित तौर पर यदि इन चीज़ों के लिए वोट होगा तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के अंदर है जो मोहब्बत की दुकान लेकर के चल रही है, जो प्रेम और भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। कितना समर्थन जनता से मिल रहा है? बड़ा प्यार मिल रहा है। लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। ये परिवर्तन की बयार बह रही है। आज मंगलौर में हरीश रावत जी के कई प्रोग्राम हुए। हरचंदपुर और मंगलौर में 2 प्रोग्राम हुए। हमारे साथ कलीम अंसारी साहब और आमिर अंसारी साहब हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ किया और मंगलौर के ज़िम्मेदार लोग यहाँ मौजूद थे। चौधरी साहिबान बहुत सारे यहाँ मौजूद थे और सभी ने हरीश रावत जी का समर्थन किया। एक लंबे वक्त के बाद एक ऐसी मीटिंग हमने यहाँ देखी जिसमें इतने गंभीर और ज़िम्मेदार लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग एक साथ मौजूद रहे। तो देश के हालात सबके सामने हैं, जो भी हालात हैं तो उनको देखते हुए सभी लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हुए। नेता यहाँ आए, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने अपनी बात कही और आज मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी ज़मानत पे कि मंगलौर विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटों से लोकसभा जीतने जा रही है इंशाल्लाह। ये आपकी ज़मानत पे मैं कह रहा हूँ बात। एक माहौल बना है यहाँ पर, एक तरफा माहौल मंगलौर से ही मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से ही एक तरफा जीत के चलेंगे हम लोग। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।